तो जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने दोस्तों लास्ट वीडियो में इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी पढ़े थे। आज इल्तुतमिश यानी दिल्ली सल्तनत में हमने देख रहे थे इलबारी गुलाम वंश। गुलाम वंश में अगर इल्तुतमिश के बाद में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो आज वही पर्सनैलिटी है, उनका नाम है बलबन। तो आज हेडिंग डालेंगे बलबन। गयासुद्दीन बलबन से प्रश्न बनते हैं तो नया शासक बनता है, उसका नाम है बलबन। बलबन का टाइमिंग पीरियड है 1265 में मसूद शाह की यानी नसरुद्दीन मसूद शाह की मृत्यु हो जाती है और ये 1265 में शासक बनता है और शासक रहा था ये 1287। बलबन से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब की बार का आरएएस का भी देखें तो आरएएस प्री में प्रश्न पूछा गया था कि दीवाने आरिस जो एक सैन्य विभाग का गठन था किसने किया था। तो यानी दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था उसमें से प्रश्न पूछा गया था जो जिसका गठन बलबन ने किया था। तो आप गैस कर सकते हैं कि बलबन कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपसे निवेदन यही है कि वीडियो को पूरा वॉच करें। बलबन का मूल नाम क्या था, यानी बलबन का मूल नाम था बलाउद्दीन। जबकि इसका उपनाम क्या था, इसका उपनाम था बलबने खुर्द। बलबने खुर्द ये इसको कहीं कहीं ये भी लिखा है कनिष्ठ बलबन। इसका भाई था किसलू खां, उसको कहा जाता था यानी इसको कहा जाता था कनिष्ठ बलबन और इसका भाई था उसको बलबने बुजुर्ग कहा जाता था। यह किस वंश से संबंधित था, तो इसने अपना एक नया वंश स्टार्ट कर दिया था तो बलबनी वंश। इलबारी तुर्क था ये, इलबारी तुर्क। नेक्स्ट बात करें तो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इसकी उपाधियों में। इसकी उपाधि क्या क्या, तो पहली उपाधि है इसकी गयासुद्दीन। ये गयासुद्दीन बलबन के नाम से जिस दिन सुल्तान बनेगा, यानी सुल्तान बनने के उपरांत इसने क्या उपाधि धारण की थी, तो इसने उपाधि धारण की थी गयासुद्दीन और इसका नाम पड़ा जाता था गयासुद्दीन बलबन, यानी सुल्तान बनने के दौरान। बारह सौ 50 एडी में इसे एक उपाधि दी गई थी उल्लुक खां। उल्लुक खां यानी महान खान। और ये उपाधि किसने दी थी, तो मैंने आपको कल बताया था, यानी लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था नासिरुद्दीन महमूद शाह ने दी। नासिरुद्दीन महमूद शाह ने यह उपाधि दी थी। एक मस्जिद है गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद। गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवारों पर एक इसकी उपाधि मिली है और उस उपाधि का नाम है खलीफा का सहायक। खलीफा का सहायक। नेक्स्ट, जियाउद्दीन बर्नी ने इसे कुछ उपाधियों से नवाजा है। जियाउद्दीन बर्नी इसके बारे में कहता है कि यह एक खुफिया कातिल, यानी जियाउद्दीन बर्नी ने किसको खुफिया कातिल कहा है, तो खुफिया कातिल कहा है इसने। अब क्यों कहा है, तो मैंने आपको बताया था कि तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश से लेकर बलबन के बीच में 5 सुल्तान हुए। 5 सुल्तान, यानी जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में सुल्तान पर सबसे ज्यादा प्रभाव था, यानी सुल्तान पद के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव था या सबसे ज्यादा दबाव था, वह तुर्क ए चहलगानी का था। यानी तुर्क ए चहलगानी के जितने भी सदस्य थे वह मनमाने तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे और इस चीज को बलबन देख रहा था क्योंकि बलबन भी उस तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था। तो जैसे ये शासक बनता है तो सबसे पहले इसने तुर्कान ए चहलगानी के सदस्यों का अंत कर दिया, इसीलिए इसको कहा जाता है खुफिया कातिल, यानी बर्नी इसको खुफिया कातिल कहा जाता है। जबकि बर्नी ने इसको जनता का पिता भी कहा है, ऐसी बात नहीं है इसकी बुराई करता है,
जनता का पिता, क्योंकि बलबन ने पहली बार दिल्ली सल्तनत में राजत्व का सिद्धांत देगा, और राजत्व का सिद्धांत बलबन का न्यायप्रिय यानी न्याय पर आधारित था। यानी बलबन एक कठोर शासक हुआ जिसने लो रक्त की नीति को तो अपनाया, लेकिन बलबन ने हमेशा न्याय को महत्व दिया था। इसलिए जनता का पिता कहा गया है। क्यों कहा गया है? न्यायप्रिय शासक होने, यानी न्याय पर बल दिया, इसको इसलिए जनता का पिता कहा गया। नेक्स्ट, इसे नायक की उपाधि दी गई, यानी बर्नी के द्वारा इसे नायक की उपाधि। तो ये हम देखेंगे राजत्व सिद्धांत के दौरान किस प्रकार इसने नायक की भूमिका अदा करता है। तो ये हम पूरा जब राजत्व सिद्धांत पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बलबन का मूल नाम क्या था? तो बलाउद्दीन था। उपनाम क्या है? तो बलबन खुर्द या कनिष्ठ बलबन भी कह देते हैं, जबकि इसका भाई था किसलू खां। किसलू खां को बुजुर्ग बलबन कहा जाता है। यह बलबनी वंश से संबंधित है। इलवारी तुर्क था। इसकी उपाधियां, तो सबसे पहली उपाधि यानी गयासुद्दीन उपाधि कब धारण की थी? तो जब ये सुल्तान बनता है, यानी 1265 ईस्वी में जैसे सुल्तान बनता है, तो सुल्तान बनने के साथ में इसने कौन सी उपाधि धारण की? गयासुद्दीन। 1249 ईस्वी में, यानी सुल्तान बनने से पूर्व जब ये नसरुद्दीन महमूद शाह के, मैंने बताया था, नाइब मामलिकात पद पर नियुक्त था, तब इसे उल्लू खां की उपाधि से नवाजा गया था। उल्लू खां का मतलब होता है महान खां। और किसने दी थी? तो नासरुद्दीन महमूद शाह ने दी थी। गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवारों पर इसकी एक उपाधि मिली है, उस उपाधि का नाम है खलीफा का साहिब। नेक्स्ट, जियाउद्दीन बर्नी ने इसके लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है, यानी 3 उपाधियों का प्रयोग किया है। खुफिया कातिल कहा है। खुफिया कातिल क्यों कहा है? तो मैंने आपको बताया। जनता का पिता कहा है और नायक कहा है। नेक्स्ट, उपाधियों में बात करते हैं। उपाधियों में खलीफा ने इसको 2 उपाधि दी। खलीफा ने इसे कौन कौन सी 2 उपाधियां दी है? तो वो भी देख लीजिए। इसको कहते हैं नियामत ए खुदाई, यानी इसको एक उपाधि दी है नियामत ए खुदाई। और दूसरी उपाधि इसको दी गई है जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही। नियामत ए खुदाई का तात्पर्य क्या होता है? तो अल्लाह का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि। जबकि जिल्ले इलाही का मतलब होता है अल्लाह की परछाई या छाया, अल्लाह की परछाई या छाया, यानी शैडो। तो ये इसकी उपाधि हैं। आज से कोई उपाधियों पर आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इसको यानी खलीफा के द्वारा 2 उपाधियों से नवाजा गया था, नियामत ए खुदाई, जिल्ले इलाही। नियामत ए खुदाई का मतलब अल्लाह का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। जिल्ले इलाही यानी अल्लाह की परछाई। नेक्स्ट, अब बलबन के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। पहले बलबन क्या था? तो मैंने अभी बताया था कि बलबन का भाई था, कौन था? तो वह था खसरू खां। यानी बलबन से एक कथा जुड़ी हुई है, वो कथा बता देता हूं, एग्जाम में कोई नहीं पूछता। बात यह है कि ये भारत कैसे आया, यानी बलबन का भारत ट्रांसफर हुआ तो कैसे हुआ? तो मंगोलों ने बलबन व किसलू खां को कैद कर लिया। बचपन की बात है बलबन के, यानी जब बलबन छोटा था तब मंगोलों ने आक्रमण किया, और वो आक्रमण करके बलबन और किसलू खां को कैद कर लेते हैं। अब जैसे ही कैद किया तो इसे बगदाद, इन दोनों को बगदाद में जिया, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जमालुद्दीन बसरी, जमालुद्दीन बसरी को भेज दिया। यानी ये दास व्यापारी था, ये दासों को खरीदता था, दास व्यापारी। समझने का प्रयास करना। यानी मंगोलों ने बलबन और किसलू खां को कैद किया, और कैद करके बगदाद के जमालुद्दीन बसरी को भेज दिया था, बगदाद के दास व्यापार में भेज दिया था। इस जमालुद्दीन, इधर से आप सभी जानते हैं कि ग्वालियर की विजय होती है, यानी इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय की। जैसे ही ग्वालियर विजय करता है तो ग्वालियर विजय के दौरान उपरांत उसने कुछ दास खरीदे थे, और वो दास खरीदे थे, उन्हीं में से एक दास कौन था? तो बलबन। तो किससे खरीदा था? तो जमालुद्दीन बसरी ने इसे कहां भेज दिया था? यानी भारत इस प्रकार आया था, भारत लाया गया। अब जैसे ही भारत लाया जाता है तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? यानी बात है 1131-32 की। 1131-32 में ग्वालियर विजय होती है। ग्वालियर विजय के बाद
ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने दास खरीदे थे। इल्तुतमिश ने खरीदा। तो आपसे सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, बाकी कोई मतलब नहीं है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि बलबन को ग्वालियर इल्तुतमिश ने किस विजय के बाद में खरीदा था, तो उत्तर आना चाहिए ग्वालियर विजय। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बलबन को किसने खरीदा था, तो इल्तुतमिश ने खरीदा। दो व्यक्तियों के तर्क है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है इसामी, एक है इबन बतूता। इबन बतूता। इसामी ये लिखता है कि बलबन को क्रूर बताता है, यानी बलबन क्रूर था। बलबन क्रूर था, ये महत्वाकांक्षी था, यानी क्रूर तो था ही था प्लस महत्वाकांक्षी था। इसलिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है जुनेद। जुनेद के कहने पर इल्तुतमिश ने इसको खरीद लिया, और इल्तुतमिश ने इसको खरीदकर बिस्ती के पद पर रखा था। बिस्ती यानी घोड़ों को पानी पिलाने वाला, सीधी सी बात, यानी पानी पिलाने वाला था। तो ये तर्क दिया है इसामी ने। जबकि इब्न बतूता ये कहता है कि बलबन के चेहरे पर दाग था, इसलिए बलबन के चेहरे पर दाग था और इसीलिए इल्तुतमिश ने इसको खरीदने से मना कर दिया था। लेकिन इल्तुतमिश ने 100 दास खरीदे थे, यानी इस समय 100 दास खरीदने थे। इल्तुतमिश तब 100 दास खरीदे, तो उनमें से जब 100 दास खरीद रहा था तब ये इल्तुतमिश को बलबन ये कहता है कि आप 99 दास खरीद लीजिए, एक दास अल्लाह के लिए खरीद लीजिए। और इसी बात का तर्क कौन देता है, तो इब्न बतूता देता है। यानी 100 दास किस प्रकार खरीदे गए थे, तो ये इब्न बतूता बताता है। यानी 99 दास खरीद लो आप, यानी 99 दास आप अपने लिए खरीद लो और एक दास अल्लाह के लिए खरीद लो, और एक दास वही कौन था, तो ये बलबन था। तो इस प्रकार बलबन को भारत लाया जाता है और बलबन भारत में आता है। तो ये आपको समझ में है सर। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनसे कोई प्रश्न नहीं बनता, ये तो प्रारंभिक इनकी जीवन था, यानी किस प्रकार भारत आता है। बलबन का उत्कर्ष देखते हैं, यानी एक दास के रूप में आता है और बलबन किस प्रकार दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान बनता है। तो आप नया हेडिंग डाल दीजिए भी, बलबन का उत्कर्ष। बलबन का उत्कर्ष। बलबन के उत्कर्ष में एक तरफ मैं लिखूंगा शासक, यानी किस शासक के काल में इसको कौन सा पद दिया गया था। मैंने अभी बताया कि इसे किसने खरीदा था, इल्तुतमिश ने। तो पहला शासक कौन आएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसे खरीदा और इल्तुतमिश ने इसे सर-ए-जादार के पद पर नियुक्त किया था। यानी सबसे पहले भिस्ती था, लेकिन मैंने बताया था बलबन एक योग्य व्यक्ति था। अब योग्यता किसी की दवाई टूट जाती है। यह अपनी योग्यता के दम पर इल्तुतमिश के कालखंड में, यानी इल्तुतमिश के समय में सर-ए-जादार पद पर पहुंच जाता है, यानी अंगरक्षकों का प्रधान बन गया था। इल्तुतमिश के बाद में सुल्तान कौन बनी थी, तो रजिया बनी थी। रजिया के कालखंड में यह बनता है अमीर-ए-शिकार। अमीर-ए-शिकार, यानी जब सुल्तान वगैरह शिकार पर जाया जाते थे तो शिकार के दौरान जो व्यवस्था करनी होती थी, तो उसी व्यवस्था का हेड ये होता था, ये पद है। नेक्स्ट, इस रजिया के बाद में सुल्तान बना था मोइनुद्दीन बहराम शाह। मोइनुद्दीन बहराम शाह ने इसको किस पद पर रखा था, तो अमीर-ए-आफूर, असफ साला का प्रधान बना दिया। अमीर-ए-आफूर यानी असफ साला का प्रधान बना दिया था। और इसी अमीर-ए-आफूर को लेकर रजिया के बीच में विवाद होता है, यानी याकूत को इसने इस पद दिया था और यह इसके जीवन का पतन का कारण बन जाता है। नेक्स्ट बात करो अलाउद्दीन, सॉरी, मोइनुद्दीन बहराम शाह के बाद में शासक बना था अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह ने बलबन को किस पद पर रखा था, तो अमीर-ए-हाजिब के पद पर रखा था। ये मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा भी की थी। अमीर-ए-हाजिब यानी दरबारी शिष्टाचार मंत्री बना था। इसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह की स्वयं बलबन के द्वारा हत्या करवा दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, और शासक किसको बनाया जाता है, नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह के काल में बलबन अपने चरम पर पहुंच जाता है और एक पद है जिसका नाम है नाइब-ए-मामलिका, इस पर पद पर पहुंच गया था। मामलिका यानी उप सुल्तान बनता है, उप सुल्तान। तो बलबन
इल्तुतमिश के बाद में देख लीजिए, इल्तुतमिश, रजिया, मोइनुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासरुद्दीन, यानी इल्तुतमिश के बाद में 5वें नंबर का शासक रहा था। यानी इसने अपने जीवन में 5 शासकों का कालखंड देखा। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश के कालखंड में यह सारे आधार पर, रजिया के कालखंड में इसको अमीर शिकार बनाया जाता है। मोइनुद्दीन बहराम शाह के बाद, मोइनुद्दीन बहराम शाह के कालखंड में अमीर याकूत पद पर नियुक्त किया जाता है। अलाउद्दीन मसूद शाह के कालखंड में इसे बनाया जाता है अमीर हाजी। नासरुद्दीन महमूद शाह के काल में इसे नाइब ए मामलिकात यानी उप सुल्तान का पद मिलता है और उसके बाद में यह सुल्तान बना। अब देखते हैं हम बलबन के जीवन में समस्याएं क्या क्या थी, उन समस्याओं का निपटारा भी बलबन कैसे करता है। तो नया हेडिंग डालिए, बलबन की समस्या। बलबन की समस्या। अगर हम बलबन की समस्या को पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से तो पूरा बलबन का चैप्टर समझ में आ जाएगा आराम से, आसानी से। तो बलबन की पहली समस्या क्या थी? तो बलबन की पहली समस्या ये थी, मैंने अभी बताया था कि इल्तुतमिश ने किस पद का गठन किया था, यानी तुर्कान चहलगानी का। इल्तुतमिश तक तो तुर्कान चहलगानी ठीक ठाक था, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में तुर्कान चहलगानी का दबदबा बढ़ता है और वह दरबार में अपने मन चाहे तरीके से जीवन यापन करते हैं। जितने भी तुर्कान चहलगानी के सदस्य थे, यानी उनका प्रभाव था और उनके वो जिसे सुल्तान बनाना चाहते थे उसी को सुल्तान बनाया जाता। तो सुल्तान के पद की गरिमा ही चली गई थी, यानी बलबन से पहले, इल्तुतमिश के बाद में और बलबन से पहले सुल्तान पद की गरिमा ही खो चुकी थी। तो वो ही इसके जीवन की सबसे पहली समस्या थी। तो आप लिख सकते हैं कि सुल्तान के पद की गरिमा को पुनर्स्थापित करना, पुनर्स्थापित करना। इस गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए इसने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था और उस सिद्धांत का नाम है राजत्व सिद्धांत। और सबसे मोस्ट यही है राजत्व सिद्धांत। खूब एग्जाम में प्रश्न इसी से पूछा जाता है। जिस चीज के लिए बलबन को पढ़ा जाता है वो यही है, राजत्व सिद्धांत। यह ईरान के ससानिद वंश से प्रभावित है और ससानिद वंश ने सबसे पहली बार दिया था और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ये राजत्व सिद्धांत दिया। ये इसकी पहली समस्या थी। दूसरी समस्या इसकी क्या थी? तो मंगोलों का आक्रमण। तो लगातार मंगोल आक्रमण हो रहे थे, इसने मंगोलों का आक्रमण के लिए सुदृढ़ मंगोल नीति अपनाई थी। इसने जबकि कूटनीतिक प्रयास किया, क्योंकि इसने मंगोलों के दरबार में दूत भेजे और सुदृढ़ नीति के तहत इसने त्रिस्तरीय पंक्ति का गठन किया, यानी 3 सेनाएं अलग अलग किलों में बिठाई जाती है। जितने भी पुराने किले थे उनका जीर्णोद्वार भी करवाया जाता है। तो ये भी हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। सैन्य क्षमता का अभाव, सैन्य क्षमता का अभाव। इल्तुतमिश के बाद में और बलबन से पहले पूरी सेना तितर बितर हो जाती है, सैन्य क्षमता का अभाव हो जाता है, सेना ही नहीं थी अच्छी तरीके से। इस समस्या को भी बलबन समझता है और इसीलिए इसी सैन्य क्षमता के अभाव को दूर करने के लिए इसने एक नया पद सृजित किया था। और नया पद क्या था? तो मैंने अभी बताया था, दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज। और ये अब की बार के आर्य स्त्री में आया था। सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया था कि दीवान ए आरिज पद का गठन किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने किया था? तो किसने किया था? बलबन ने किया था। यानी सैन्य क्षमता के अभाव को दूर किया था इसने। इसके कालखंड में नई समस्या थी विद्रोह की समस्या। बहुत सारे विद्रोह होते हैं। इसके कालखंड में पहला विद्रोह हुआ था मेवात विद्रोह, उसका दमन करेगा ये नीति। मेवात के बाद में कटेहर विद्रोह, कटेहर विद्रोह के बाद में इसने बुंदेलखंड का विद्रोह दमन किया, बुंदेलखंड। और बंगाल का विद्रोह, इसका दमन किया था। और अंत में जिस चीज का दमन करता है उस चीज का नाम है तुर्कान चहलगानी। यानी जो सुल्तान की पद की गरिमा को पुनर्स्थापित करने में प्रमुख योगदान रहेगा वो इसका गठन के बाद में रहेगा। तो लिख सकते हैं आप तुर्कान चहलगानी, तुर्कान चहलगानी।
का अंत किया था। यानी तुर्कान-ए चहलगानी के सदस्यों का इतना प्रभाव हो जाता है कि ये जिसे चाहते थे उसे कोई सुल्तान बनाया जाता था। बलबन इसका एक प्रमुख सदस्य था, यानी एक्टिव सदस्य था, इसलिए ये तुर्कान-ए चहलगानी की पूरी रणनीति को समझता था। इसलिए जैसे ही ये सुल्तान बनता है या शासक बनता है तो सबसे पहले इसने तुर्कान-ए चहलगानी का ही चहलगानी के सदस्यों को, यानी कुछ को तो मरवा दिया जाता है, कुछ की बेइज्जती करके बाहर निकलवा दिया जाता है। तो ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसका अंत करवाया जाता है। तो ये बलबन के सामने मूलतः समस्या थी। तो पहली समस्या क्या थी? सुल्तान पद की गरिमा को पुनर्स्थापित करना। इसके लिए इसने एक सिद्धांत दिया था, राजत्व सिद्धांत। मंगोलों के आक्रमण के लिए इसने सुदृढ़ नीति अपनाई थी, कूटनीतिक प्रयास भी किए थे। सुदृढ़ नीति के तहत इसने त्रिस्तरीय पंक्ति का भी गठन किया था। नेक्स्ट है सैन्य क्षमता का अभाव। सैन्य क्षमता का अभाव था, तो इसने सैन्य क्षमता के अभाव को दूर करने के लिए एक नया पद लेकर आता है। नए पद का गठन किया था दीवाने आरिज, या इसे रावत आरिज भी कह देते हैं। ये आरएस प्री में पूछा गया था। अब की बार के 2018 का जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया था, राजस्थान पीसीएस की। नेक्स्ट है विद्रोह की समस्या। इसके कालखंड में 4 विद्रोह होते हैं। मेवात विद्रोह होता है, कटेर विद्रोह होता है, बुंदेलखंड विद्रोह होता है और बंगाल विद्रोह होता है। तो इन विद्रोहों का भी ये निर्ममतापूर्वक दमन करेगा। तुर्कान-ए चहलगानी, तो ये मैंने बताया था कि तुर्कान-ए चहलगानी के सदस्यों का बढ़ता प्रभाव को ये कैसे खत्म करता है और पूरे के पूरे तुर्कान-ए चहलगानी का अंत कर देता है। तो ये थी बलबन के जीवन की प्रारंभिक समस्या। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट राजत्व सिद्धांत, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।